Good morning, students. So, today we are going to start with a new chapter, that is the second chapter of chemistry, structures of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ अ 4th चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे टोटल न्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द सम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे जो हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो हम उसी चीज़ से वापस स्टार्ट करेंगे. सो बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. So the topics to be covered in this chapter are: we will know about the discovery of electrons, protons and neutrons and their characteristics. Then we will describe Thomson, Rutherford and Bohr atomic model. Next we will understand the dual nature of electrons, understand the important features of the quantum mechanical model of the atom. We will also understand the electromagnetic radiations and Planck's quantum theory. We will explain the photoelectric effect and describe the features of atomic spectra. Next, we will state the de Broglie relation and Hensburg uncertainty principle. We will define the atomic orbital in terms of quantum numbers. We will state the above principle, Pauli exclusion principle and Hund's principle of maximum multiplicity, and we will write the electronic configuration of the atoms. So ये चैप्टर किसके बारे में है? ये चैप्टर एटम्स के बारे में है कि एटम्स क्या थे, एटम्स में कुछ और चीज़ें थे क्या, एटम्स किस चीज़ों का बना हुआ था, वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. हम इस एज फर्स्ट चैप्टर वॉज अ न्यूमेरिकल चैप्टर प्लस थोड़ी सी थियोरी. इस चैप्टर में थियोरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स कम है. ठीक है, पैनिक नहीं होना है. जिनको थियोरीज पसंद है, जिसको डिस्कवरीज पसंद है, हिस्ट्रीज पढ़ना पसंद है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे आया, वो कैसे आया, उनको इस चैप्टर में बड़ा मज़ा आएगा. ठीक है, जिनको नहीं आएगा उनको भी करना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी चॉइस, जस्ट टेक अ इंटरेस्ट एंड स्टडी द चैप्टर. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. सो द वेरी बेसिक थिंग, व्हाट इज़ एन एटम. एटम क्या है? अभी आपके बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि व्हाट इज़ एन एटम. एटम इज़ एन इंडिविजुअल पार्टिकल मैम. यस, एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल. ये आपको किसने बोला था? डेल्टन ने बोला था. बट वहीं डेल्टन को ड्रॉबैक भी मिल गया था ना. क्यों? क्योंकि एटम इज़ डिवाइडेड. एटम्स अलग अलग, एटम्स के अंदर भी बहुत अलग अलग पार्टिकल्स है, एंड दैट particles inside the atoms, interparticles, are known as subatomic particles. उनको क्या बोला जाता है? subatomic particles. and उस subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons की डिस्कवरी कैसे हुई वही हम आगे स्टडी करेंगे. so before that let us see what is an atom. as you can see this is the structure of atom. यहाँ डायग्राम में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख सकते हो. ऐसा नहीं, मतलब इट्स अ शेप अकॉर्डिंग, बस समझाने के लिए. So what is an atom? An atom is made up of a dense center called the nucleus. Nucleus है, ठीक है, उस न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. एंड दिस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. पॉजिटिवली चार्ज इज नोन एज प्रोटॉन्स एंड नो चार्ज इज नोन एज न्यूट्रल. अगर है तो वो न्यूट्रॉन है. और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? वो रोटेट करता है आपके इसके पास, दैट इज न्यूक्लियस के आसपास, एंड इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज. तो आई होप व्हाट इज एन एटम इज क्लियर टू यू. अब व्हाट इज एन एटम के बेसिस पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक मैम. एटम जब बनते हैं, बहुत सारे एटम्स कंबाइन करते हैं तो मैटर बनाते हैं. यस, हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि बहुत सारे एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो एक मैटर बनाते हैं. ठीक है, सो एटम्स इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट. और यू कैन से, अगर आप बिल्डिंग की बात करो, एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का एटम कौन सा होगा? ब्रिक विल बी द एटम ऑफ द बिल्डिंग, बिकॉज वो ब्रिक कंबाइन होके एक पूरा बिल्डिंग बना रहे. और यू कैन से सिंपल वॉल का एग्जांपल ले लेती हूँ, बिल्डिंग का एग्जांपल नहीं ले रही हूँ. तो एक वॉल में उसका एटम कौन सा होगा, बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा होगा? एक ब्रिक होगा. वो ब्रिक्स, बहुत सारे ब्रिक्स कंबाइन करते तब वो पूरा वॉल बनाते हैं. वॉल इज नथिंग बट योर मैटर. ठीक है, तो दैट वॉज सेड बाय डेल्टन. डेल्टन ने बोला था कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, बट ही केम थ्रू अ ड्रॉबैक कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है आपके? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ओके, सो बिफोर गोइंग टू डिटेल अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड उसकी हिस्ट्री, उसकी डिस्कवरी, वी शुड गो टू द हिस्ट्री ऑफ एन एटम. ओके, जिनको हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में जानने की बहुत
क्यूरियोसिटी है तो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द हिस्ट्री रिलेटेड टू एटम्स. देयर वर डिफरेंट साइंटिस्ट्स हु केम फॉरवर्ड and gave you different theories about the atom. For example, initially in the Greek and the Indian philosopher in 500 BC, Democritus coined termed atom mean uncuttable. सबसे पहले यही बोला गया, इसी को फॉलो करके डेल्टन ने भी यही बोला कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. बट हमें फर्दर उसका पता चला कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट इन 1850 कैथोड रे ट्यूब वॉज गिवन बाय फैराडे. कैथोड रे ट्यूब का इनिशियली एक्सपेरिमेंट फैराडे ने स्टार्ट किया था यूजिंग इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, एक मेटल सोल्यूशन के इलेक्ट्रोड्स के साथ उसने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसोसिएट करके. नेक्स्ट जे थॉमसन इन 1897 discovered the electrons and concluded that they were a component of every atom. He said that electrons is the initial component. सारे atoms electrons के बने हुए हैं. Also proposed an atom model. Next in 1909 Rutherford Goldfoil experiment came forward and he discovered the protons and the nucleus. He said that there is something called nucleus. Okay. Next, in 1912 Bohr proposed new atom model. He gives us a model atom, वो K, L, M और L शेल वाला. इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं तो वो स्टेशनरी स्टेट में, ना ही वो एनर्जी लूज़ करेंगे ना ही एनर्जी गेन करेंगे. ये आपको बोर ने प्रपोज किया था, वो भी हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. दो ऑफरिंग अ सेटिस्फैक्ट्री मॉडल एंड ही ऑल्सो गेव अस द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर. एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स. मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था. इन बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ चार्ज पार्टिकल. बोर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स एज अ चार्ज पार्टिकल रिगार्ड किया था. नेक्स्ट साइंटिस्ट हु केम in 1924, de Broglie hypothesis talks about dual nature of an electron. He said that atoms possess dual nature. दो नेचर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के. ही सेड दैट एटम्स कैन शो यू ड्यूल नेचर, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल लाइक नेचर. वो भी हम स्टडी करेंगे. In 1926 Schrödinger proposed an equation called Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation बोलते हैं उसको, वो भी हम स्टडी करेंगे एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स की बेसिस पे. फिर 1927 में हेजनबर्ग प्रपोज एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को फिक्स नहीं बता सकते कि वो एक टाइम पे यहाँ है तो दूसरे टाइम पे कहाँ होगा, वो हमको हेजनबर्ग ने बताया, वो भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो नाउ and that which is the perfect thing to be followed. In 1932 Chadwick found neutron and also proposed quantum model of an atom. कैसे quantum model of an atom आया, 3D space atoms, orbitals, orbits कैसे आए वो हम चैडविक की मदद से बताए. चैडविक ने न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर किया और उसी ने हमको क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम भी दिया जो हम अभी फॉलो कर रहे, क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. लेट अस स्टार्ट. हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया, हिस्ट्री देख लिया हमने कि एटम्स के कितने सारे साइंटिस्ट ने हिस्ट्रीज दी है. नाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो एज आई हैव डिस्कस्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम क्या होते हैं. So many experimental observation made by the scientists towards the end of 19th century and the beginning of 20th century showed that atom have an internal structure consisting of subatomic particles and by the 20th century they discovered the three subatomic particles known as electrons, protons and neutrons. So let us begin the very सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हम जानते हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज गिवन बाय कैथोड रे. कैथोड रेस के थ्रू पता चला कि व्हाट इज़ कैथोड रेस वो भी हम देखेंगे अभी. गिवन बाय योर विलियम क्रुक एंड जे थॉमसन. ये दोनों साइंटिस्ट थे जो इसकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पीछे के मेन रोल प्ले करते हैं. सो व्हाट दे हैव टेकन, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. ठीक है, ये वाले साइंटिस्ट थे हमारे जे थॉमसन. दिस साइंटिस्ट वाज अवर जे थॉमसन एंड दिस साइंटिस्ट इज अवर विलियम क्रुक. ओके, दिस इज विलियम क्रुक. नाउ एज यू कैन सी इन दिस फिगर, क्या दिख रहा है आपको, एक ट्यूब दिख रहा है. ट्यूब्स में दो मेटल इलेक्ट्रोड्स प्लेस दिख रहे हैं. कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. ओके, वो एक हाई वोल्टेज जनरेटर और यू कैन से एक बैटरी से कनेक्टेड है. एयर है अंदर, गैस फिल किया गया है उसके अंदर एट अ वेरी लो प्रेशर. ग्रीन कलर की बीम्स दिख रही है, क्या आ रहा है. सो लेट अस डिस्कस दिस.
सो व्हाट द साइंटिस्ट हैज़ डन, विलियम और जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया, एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया। हार्ड ग्लास ट्यूब इन द सेंस, आपने अगर आप लैब में गए होगे कभी 10th स्टैंडर्ड में, सो आपने वहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स देखे हैं। वो टेस्ट ट्यूब तो थोड़े पतले होते हैं, तो उससे थोड़ा और थिक मटेरियल लेके ये हार्ड ग्लास ट्यूब, इतना हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड ग्लास ट्यूब लेना पड़ेगा। दो हार्ड ग्लास ट्यूब लिया और उसके दो एंड्स में, ठीक है, एक एंड में लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड में दो मेटल इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए। इलेक्ट्रोड्स, अगर जिसको मेटल इलेक्ट्रोड्स नहीं पता, मेटल इलेक्ट्रोड्स आर नथिंग बट और यू कैन से अ मेटेलिक प्लेट लिया, ठीक है। अब मेटल इलेक्ट्रोड्स ही क्यों लिया, आपके दिमाग में क्वेश्चन किसी को क्लियर हुआ क्यों मेटल इलेक्ट्रोड्स ही क्यों लिया? बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एज वी नो मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स आर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो एक एंड में कैथोड रखा, एक एंड में एनोड इलेक्ट्रोड रखा, और सबसे बेस्ट चीज़ क्या की, उन्होंने उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, ठीक है। वंस दे हैव कनेक्टेड इट टू द इलेक्ट्रिसिटी, और तो फिर उन्होंने क्या किया, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया, बहुत हाई वोल्टेज, और जो गैस ट्यूब लिया उसके अंदर जो गैस लिया वो बहुत लो प्रेशर में लिया। कौन से प्रेशर में लिया? बहुत ज़्यादा लो प्रेशर में। ये दो चीज़ अच्छे से याद रखना, हाई वोल्टेज अप्लाई किया और लो प्रेशर में। जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर गैस है, इसलिए उसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? गैस डिस्चार्ज ट्यूब, बिकॉज इसके अंदर गैस है एंड वो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर में, ठीक है। तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के अंदर व्हाट डज दे ऑब्जर्व, एक बार सेटअप समझ में आया आपको? मैं वापस आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। यूजिंग अ cylindrical hard glass tube fitted with two metallic electrodes, okay, दो metallic electrodes, that is cathode with the negatively charged electrode and anode at the positively charged electrode. This tube was known as discharge tube. What was this tube known as? Discharge tube. इसको discharge tube क्यों बोला जाता है वो हम आगे स्टडी करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। They passed electricity about 10,000 volt. क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी about 10,000 volt अप्लाई किया थ्रू अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर। ये दो चीज़ें याद रखना, 10,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, और लो प्रेशर। 10,000 वोल्ट मतलब बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला वोल्टेज। हाँ, सो व्हाट डज दे ऑब्जर्व? ब्लू रेज एमर्ज फ्रॉम द कैथोड। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लिखा है, ग्रीन ग्लो मतलब वो फ्लोरोसेंस आया उस मेटल पे। हाँ, ठीक है। सो व्हाट दे देखा उन्होंने कि ये जो आप ये कैथोड रेज देख सकते हो, जो रेज है, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि वो कैथोड से आ रहे हैं और वो कौन से कलर के थे? वो ब्लू कलर के थे। ब्लू रेज एमर्ज फ्रॉम द कैथोड ट्यूब। कैथोड से, सॉरी, कैथोड मेटल से रेज निकली, रेडिएशंस निकली, ठीक है। कौन सी कलर की? ब्लू कलर की रेडिएशंस एमर्ज हुई, ओके। ब्लू कलर रेडिएशन एमर्ज फ्रॉम द कैथोड ट्यूब। अब वो ब्लू रेज एमर्ज हुई कहाँ से? कैथोड से, इसलिए उसको क्या टर्म किया गया? कैथोड रेज। उसको क्या टर्म किया गया? कैथोड रेज, ओके। और यू कैन से कैथोड रेज इसलिए टर्म किया गया, एज वी नो, हम लोग जैसे कोई चीज़ें अगर इंडिया में इन्वेंट हुई तो उसका ओरिजिन कहाँ है? इंडिया में हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? मेड इन इंडिया। तो सेम पे उस विलियम और जे थॉमसन ने क्या किया? वो रेज कहाँ से निकली? कैथोड से निकली, इसलिए उसको क्या बोला गया? कैथोड रेज। समझ में आया कि ये डिस्कवरी क्या था, सेटअप्स क्या था, कैसे रेज निकली? अगर नहीं समझ में आया, हम आगे जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें वो क्लियर होगी, ओके। Now let us move to the properties of cathode rays. So what are the properties of cathode ray? The very first property, cathode rays travel in a straight line. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी इन दिस स्लाइड, कैथोड रेज जो है वो हमारी स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज बिकॉज द रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है। सो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में प्लेस नहीं करोगे इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, वो सीधे जाएंगी। बट अगर आप कोई चीज़ें प्लेस आउट करोगे तो वो अपना पाथ क्या कर सकती है? इधर से उधर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द cathode rays produce a mechanical effect as they can rotate the wheel placed in their path. What is a mechanical effect? Mechanical effect क्या होता है? अब मैं आपको कैसे समझाऊँ? जैसे अगर मेरे पास वॉच है, वॉच साइड पे रखी हुई है, मैंने उसको अपने हाथ में लिया, ठीक है, और उस वॉच को पुश किया तो उसकी वजह से वो अपनी जगह से हिला, ठीक है। तो उसको जो इफ़ेक्ट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इफेक्ट,
ठीक है, सो दैट इज नोन एज मैकेनिकल इफेक्ट. सो अगर अब कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट कैसे पता चलेगा? ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, और यू कैन से अगर मैं बोल रही हूँ कि रेज है, कैथोड की रेज आ रही है और ये व्हील है, आपको व्हील सबको पता है, ठीक है, व्हील है. तो अगर ये कैथोड रेज इस पे स्ट्राइक आउट हुई तो ये व्हील क्या करता है? रोटेट होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है. कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, मतलब क्या बता रहा है कि वो व्हील को कोई ना कोई फोर्स आके अप्लाई हुआ है. सो कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस अ मैकेनिकल इफेक्ट, इट कैन क्रिएट अ इफेक्ट. So this is your second property. Third property indicates that cathode ray consists of negatively charged particle known as electrons. Third क्या बोल रहा है कि cathode rays consist of negatively charged particles known as electrons. Now how can I explain you this? Okay students, before going to the third point again, I am going to explain you the first two point again ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा था? कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इसके प्रीवियस वाले आपके वीडियो में अगर आप इसके प्रीवियस वाले अगर आप उसमें चेक करोगे, सो यस, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. सेकेंड उन्होंने क्या बोला कि कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट. आई होप मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है आपको क्लियर हुआ होगा. एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ. कैसे पता चला कि कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट प्लेस करता है? सो उन्होंने क्या किया कि ये जो आपका कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है वहाँ पे उन्होंने एक व्हील को प्लेस किया, ठीक है, व्हील को प्लेस किया, स्टेडी था व्हील. सो जैसे कैथोड रेस उस व्हील की तरफ बढ़ा, ठीक है, कैथोड रे उस व्हील की तरफ बढ़ा होगा तो व्हील क्या किया होगा? रोटेट करना स्टार्ट किया होगा. कैथोड रेस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट. हाउ कैन वी जस्टिफाई इट? वी प्लेस अ व्हील. व्हाट डज दे दैट दे हैव डन? दे हैव प्लेस्ड अ व्हील between this gas discharge tube. So what happens when this rays strike out this particles? मतलब वो मूव होना स्टार्ट किया, वो रोटेट होना स्टार्ट किया. तो रोटेट होना स्टार्ट हुआ मतलब ऑब्वियसली उस व्हील को किसी ना किसी चीज़ ने आके स्ट्राइक आउट किया होगा, किसी ना किसी पार्टिकल्स ने आके टच किया होगा. सो दैट पार्टिकल्स वर विच? कैथोड रेज. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कैथोड रेज कंसिस्ट produce a mechanical effect. Okay, I think so. Now the second one is clear to you all. Next, third, cathode ray consists of negatively charged particle known as electrons. Again, how can I explain you this part? कि cathode rays के was negatively consist of negatively charged particles known as electrons. You can see कि जो कैथोड है आपका वो नेगेटिवली चार्ज से अटैच है और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है. सो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, ठीक है. सो उसकी मदद से आपको क्या पता चलता है कि ये जो यहाँ से जो रेज है नेगेटिवली चार्ज रेज किसके पास जा रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज रेज. तो ऑब्वियसली इट इज़ गेटिंग अटैच टूवर्ड्स व्हाट? वो किसकी तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव के साथ. तो जे थॉमसन और उन्होंने क्या किया इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ही सेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है. बट अगर मैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड प्लेट अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड प्लेट अप्लाई कर रही हूँ, जैसे ये नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोड प्लेट पॉजिटिव है, ठीक है. हमें पता है कैथोड रेज है तो कैथोड से निकल रहा है, कैथोड नेगेटिव है. तो अब ये जो रेज है वो किसकी तरफ जाने चाहिए? वो नेगेटिव की तरफ जाने चाहिए कि पॉजिटिव की तरफ जाने चाहिए? तो व्हाट दे ऑब्जर्व कि ये जो रेज थे वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट किए? दे स्टार्टेड डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव. सो ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर. अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. ये इसकी तरफ तो नहीं जाएगा ना क्योंकि वो पॉजिटिव है. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद के मैंने क्या किया? गैस डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर दो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया, चार्ज को प्लेट्स को प्लेस किया. So the effect of electric field on the cathode rays was studied by J.J. Thomson. So when the beam of cathode rays allowed it to pass between the electric charge plates, these are deflected towards the positively charged plates. किसकी तरफ मूव किया? पॉजिटिव चार्ज की तरफ. So this shows that the particles in the cathode rays carry negative charge. ठीक है. सेम हम मैग्नेटिक फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं. सेम चीज़ क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं. इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के सामने आप क्या कर सकते हो? दो मैग्नेट्स रख सकते हो विथ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल.
So what you can see, so when the cathode rays are made to pass through the magnetic field, these are deflected in the direction corresponding to the presence of the negative charge on these particles. So negative charge कौन सी तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है. So again it confirms the presence of which, that the electrons, the cathode rays are made up of negatively charged particles. ठीक है. सो इसकी मदद से आपको पता चला कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट, कैथोड रेज ट्रैवल विद अ हाई स्पीड. ऑब्वियसली रेज है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन अ हैवी मेटल्स, एक्स रेज आर प्रोड्यूस. अगर कोई मेटल सरफेस है आपका, ठीक है, तो वो मेटल सरफेस पे जब आपकी ये रेज पास होते हैं तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं. नाउ हाउ आर दिस एक्स रेज प्रोड्यूस? एक्स रेज तब प्रोड्यूस होंगे जब वो एटम्स उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे. किस में डिवाइड होंगे? उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे, तो आपके जाके एक्स रेज प्रोड्यूस्ड होंगे. ओके. नेक्स्ट, cathode rays possesses ionizing power, that is they ionize the gas through which they pass. Okay, what is the sixth point? Cathode rays possesses ionizing power, that is they ionize the gas through which they pass. So listen it very carefully, this question, this point very importantly. कैथोड रेज possess ionizing power. ionizing power क्या मतलब होता है, ठीक है. just assume this electrons which were coming out, I am taking that there is a gas molecule over here, just for example हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में लिया. अगर हाइड्रोजन मैंने अगर एटॉमिक फॉर्म में लिया तो वहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और एक प्रोटॉन होगा. सो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने ये हाइड्रोजन एटम को टक्कर मारी, मतलब जैसे ही वो आया और हाइड्रोजन एटम को स्ट्राइक आउट किया, उसने क्या किया, हाइड्रोजन एटम के अंदर से जो उसका एक इलेक्ट्रॉन है वो भी निकाल दिया. सो दैट मीन्स इट हैज़ आयोनाइज्ड दैट एन एटम. It has ionized that atom. So when cathode rays pass through any gaseous molecule, it has the ability to ionize the atom, or you can say ionize that gas molecules. So that way you can just guess that कि cathode rays are such a high capability to ionize any gas molecules. ठीक है. So अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चन आया कि हमने हाई वोल्टेज क्यों लिया और लो प्रेशर ही क्यों लिया, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर टेकिंग हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर? सो द रीज़न इज़ दैट इफ़ आई हैव टेकन प्रेशर मोर, अगर मैंने प्रेशर ज़्यादा लिया हुआ था, सो जो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते वो क्या करते, अगर प्रेशर ज़्यादा होते तो एक दूसरे के पास हो जाते, ठीक है. तो अगर वो पास हो जाते तो रेज इजीली मूव्स नहीं हो सकती, ठीक है. इसलिए हमने प्रेशर को क्या किया, बहुत ज़्यादा लो कर दिया, ठीक है. सो बिकॉज देयर शुड बी ओनली फ्यू लेस अमाउंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट गैस डिस्चार्ज ट्यूब, और वो एक दूसरे से बहुत दूर रहे और उनके बीच में इंटरैक्शन ना हो, इसलिए हमको प्रेशर लो रखना पड़ता, ठीक है. सो उसकी वजह से अगर हमने उनके बीच में गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके कैथोड रेज से आ रहे हैं वो ईजिली उन मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर सकते हैं. और अगर हमने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज इसलिए लिया क्योंकि हाई वोल्टेज तभी, क्योंकि वो ईजिली रेज फिर स्ट्राइक आउट हो सकते हैं उन गैस मॉलिक्यूल से और उसको आयोनाइज कर सकते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न फॉर टेकिंग हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट is your, they can penetrate through a thin metallic sheets. Yes, वो इतने हाई रेज है कि वो क्या कर सकते, इजीली पेनिट्रेट हो कर सकते हैं एक मेटेलिक शीट से. ओके. नेक्स्ट, the nature of this rays does not depend upon the nature of the gas of cathode material used in this discharge tube. What does this point says कि जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, द गैस डिस्चार्ज ट्यूब दैट वी आर टेकन, जो हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया है,
तो इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में दे साइंटिस्ट उन्होंने हर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लिया तो मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, येस दे विल शो द सेम प्रॉपर्टीज। सो मतलब कैथोड रेज आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये जो रेडिएशंस आती है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, जो ग्लोइंग का उसका रेडिएशन है वो गैस की वजह से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लिया, कभी हाइड्रोजन गैस ले लिया, कभी नाइट्रोजन गैस ले लिया, ठीक है। सो दे कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ओके। He tried to carry out the experiments with different different gases. So what does they observed, that he found that the rays nature, वो नेचर ऑफ गैस पे या कैथोड का हमने कौन सा मटेरियल लिया है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। सो दिस वॉज द पॉइंट, दिस लास्ट पॉइंट वॉज एबल टू एक्सप्लेन दैट what is the nature of the electron, ठीक है। हाइड्रोजन गैस ऑल्सो गिव्स द सेम ब्लू रेडिएशन, क्लोरीन भी सेम बीम दे रहा है, फ्लोरीन भी सेम दे रहा है, ऑक्सीजन भी सेम ले रहा है। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन सब में सेम होगा। सो दिस जस्टिफाइज दैट दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। समझ आया, ठीक है। सो सेम वे वो मेटल्स भी दूसरे दूसरे यूज़ कर सकते हैं, कभी कॉपर यूज़ सकते हैं, कभी गोल्ड यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हर बार उन्होंने क्या देखा, अगर मेटल भी चेंज कर रहे हैं सो नेचर ऑफ बीम जो आ रही है वो भी सेम आ रही है, ब्लू आ रही है। तो उसमें उनको क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ नोन एज, वी कैन राइट इट एज E माइनस, इज दिस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम फॉर ऑल द gases. So this electrons does not depend upon the nature of the gas, material, metal or anything. So इस बात से हमें ये समझ में आता है कि electrons is independent. So I think so the topic is clear to you. If the topics is clear to you, आप गो थ्रू करो, नोट्स कॉपी डाउन करो, प्रॉपर्टीज़ लिखो। अगर कोई डाउट्स है तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछो कि मैम ये टॉपिक में हमें डाउट है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।